नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रश्नोत्तरी 6। इसमें पहला प्रश्न है, पहली बार सिक्कों पर माता उमा का अंकन किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं कनिष्क, वासुदेव प्रथम, विम कटफिसेस अथवा हुविश्क। सही ऑप्शन है हुविश्क। पहली बार माता उमा का अंकन हुविश्क के शासनकाल में उसके सिक्कों पर किया गया था। हुविश्क के शासनकाल के सिक्के अनेक स्थानों पर और बड़ी मात्रा में मिले हैं। इन पर भारतीय, ईरानी और यूनानी देवी देवताओं के चित्र भी अंकित थे। इससे पता चलता है कि कनिष्क का जीता हुआ पूरा राज्य हुविश्क के अधिकार क्षेत्र में था और उसका विस्तार पूर्व में पाटलिपुत्र तक था। दूसरा प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में मुरलीधर श्री कृष्ण के चित्र का अंकन उसके सिक्कों पर किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं यज्ञश्री शातकर्णी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य अथवा राजराज। सही ऑप्शन है राजराज। राजराज प्रथम चोल वंश के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने 985 से 1015 ईस्वी तक शासन किया। इनके सिक्कों पर मुरलीधर श्री कृष्ण के चित्र का भी अंकन मिलता है। इनके सिक्कों पर राजा की खड़ी आकृति और बैठी हुई देवी की प्रतिमा भी मिलती है। इनके सिक्कों पर संस्कृत में अभिलेख भी लिखे होते थे। इनके सिक्कों पर राजा के नाम के साथ नागरी में श्री राजराज भी लिखा होता था। इनके सिक्कों पर बाएं हाथ में फूल तथा दायां हाथ बाहर की ओर फैला था। इनके सिक्कों पर बाईं ओर दीपक और दाईं ओर छर्रे भी अंकित होते थे। तीसरा प्रश्न है, घुड़सवार शैली का सिक्का किस वंश के शासकों ने जारी किया था? आपके ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, कुषाण वंश, शाही वंश अथवा चोल वंश। सही ऑप्शन है शाही वंश। घुड़सवार शैली के सिक्के शाही वंश ने जारी किए थे। हिंदू शाही राजवंश एक अफगान राजवंश था जिसने 843 से 1026 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें काबुल शाहिस और उदी शाहिस के नाम से भी जाना जाता है। इस राजवंश की स्थापना कल्लर ने किया था, जब उसने अंतिम तुर्क शाही राजा लगतुरमन को उखाड़ फेंका था। हिंदू शाही राजवंश में मुख्यतः गांधार, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे और यह पंजाब में सतलज नदी तक फैला था। इस राजवंश का अंतिम शासक जयपाल था, जिसने गजनवी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। चौथा प्रश्न है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है, जो प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था? आपके ऑप्शंस हैं महास्थान अभिलेख, सोगौरा लेख, मथुरा स्तंभ लेख अथवा ऐरण स्तंभ लेख। सही ऑप्शन है ऐरण स्तंभ लेख। ऐरण स्तंभ लेख में उपर्युक्त वर्णन समुद्रगुप्त के बारे में था। यह अभिलेख सागर, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह गुप्त काल का एक अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है। पांचवा प्रश्न है, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक के बारे में वर्णन करता है? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अथवा अशोक। सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली लौह स्तंभ पर चंद्र नामक किसी राजा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों के अंतर्गत किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा सिंधु के 7 मुखों को पार कर बाहिल्कों के प्रदेश को जीतने का वर्णन भी मिलता है। यह स्तंभ लेख 7.2 मीटर अथवा 23 फीट 8 इंच लंबा है। इसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है
इसे मूल रूप से भगवान विष्णु को ध्वज के रूप में निर्मित और समर्पित किया गया है। छठवां प्रश्न है, किस अभिलेख में कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है? आपके ऑप्शंस हैं मंदसौर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐरण स्तंभ लेख अथवा बिलसद स्तंभ लेख। सही ऑप्शन है बिलसद स्तंभ लेख। बिलसद स्तंभ लेख एटा उत्तर प्रदेश से कुमारगुप्त तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। यह कुमारगुप्त का पहला अभिलेख है। इसमें स्वामी महासेन कार्तिकेय के मंदिर तथा धर्म संघ बनवाए जाने का उल्लेख है। बिलसद स्तंभ लेख पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है। सातवां प्रश्न है, मथुरा स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सही ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। इस स्तंभ लेख से पाशुपत संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पाशुपत संप्रदाय के आचार्य परंपरा के बारे में भी पता चलता है। इस अभिलेख में दोहरे संवत का भी उल्लेख मिलता है, जिससे गुप्त संवत के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए महाराज, राजाधिराज, विरुद्ध का भी प्रयोग मिलता है। आठवां प्रश्न है, किस अभिलेख से अकाल के समय अनाज वितरण की व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऐरण स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख, सोहगौरा लेख या बिलसद स्तंभ लेख। सही ऑप्शन है सोहगौरा लेख। सोहगौरा लेख से अकाल या दुर्भिक्ष के समय अनाज वितरण की व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। इस लेख से पता चलता है कि दुर्भिक्ष के समय जनता के लिए अन्न के 3 कोष्ठागार बनाए गए थे। इस लेख में एक राजा का उल्लेख है कि अनाज को सावधानी से बंटवा दिया जाए। यह अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में राप्ती के किनारे सोहगौरा गांव में एक ताम्रपत्र पर प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह एक मौर्यकालीन ताम्र अभिलेख है। नवा प्रश्न है, किस अभिलेख से पता चलता है कि बंगाल अशोक के साम्राज्य में शामिल था? ऐहोल अभिलेख, ऐरण अभिलेख, मथुरा स्तंभ लेख अथवा महास्थान अभिलेख। सही ऑप्शन है महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख महास्थानगढ़ बांग्लादेश से प्राप्त एक मौर्यकालीन अभिलेख है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और जिससे यह भी पता चलता है कि बंगाल अशोक साम्राज्य के अधीन था। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि अकाल के समय धान्य संग्रह किया जाता था और राहत के लिए ऋण और अनाज भी दिया जाता था। इससे यह भी पता चलता है कि अकाल के समय संबंगीय अथवा बंगाली समुदाय के लोगों को राहत दी जाती थी। अकाल के समय ऋण को गंधक नामक प्रसिद्ध सिक्कों के रूप में दिया जाता था। अकाल के समय अन्नागार से अनाज भी दिया जाता था। इस अभिलेख की खोज 1931 में हुई थी। यह अभिलेख पुंडनगर, जिसे अब महास्थानगढ़ गांव कहा जाता है, बांग्लादेश में स्थित है। 10वां प्रश्न है, बांसखेड़ा अभिलेख से किस शासक के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य अथवा हर्ष। सही ऑप्शन है हर्ष। बांसखेड़ा अभिलेख से हमें हर्षकालीन राजनीतिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है। यह ताम्रपत्र संस्कृत में लिखा गया था और इसमें पुष्यभूति वंशावली के बारे में भी पता चलता है। यह ताम्रपत्र शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है और इसका प्रारंभिक वाक्य सिद्धम है।
यह ताम्रपत्र हर्षवर्धन के वर्धमान कोटि सैन्य शिविर से जारी किया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि हर्ष के पास अश्वबल, गजबल व एक नौसेना भी थी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।